चलिए साहब, सो द फुल फॉर्म ऑफ पीजीबीपी इज प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, मीन्स प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस, गेन्स फ्रॉम प्रोफेशन। ये बेसिकली आपका चैप्टर सेक्शन 28 से 44 तक फैला हुआ है, और इसमें से कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनका सीएम इंटर से कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो हमारा जो सीएम इंटर का कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है पढ़ने की, तो हम वो अवॉइड करेंगे, उन्हें नहीं पढ़ेंगे। चलिए साहब, सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 28, और जो बोलता है दिस इज चार्जिंग सेक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ये सेक्शन ना हो, ये जो सेक्शन दिया हुआ है, अगर ये सेक्शन ना हो, अगर ये सेक्शन ना हो, तो हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब साफ है कि चार्जिंग सेक्शन कहता है कि भैया आप जो भी आगे करने जा रहे हो, जो भी कमाई करने जा रहे हो, अब आप रेडी रहना, आपको हमें क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, 2 4 5 जो जरूरी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसे कोई भी आपका प्रॉफिट है या कोई भी गेन है बिजनेस प्रोफेशन का, उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा पीजीबीपी चैप्टर के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। और जानते हैं इस पूरे चैप्टर में क्या सबसे बड़ी बात है जो हमें ध्यान देनी होगी? देखिए, आप जो इनकम डाल रहे हैं वो तो अच्छी बात है ही नहीं। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और असेसी के बीच मेन डिस्प्यूट की वजह है वो ये है, ये क्या होते हैं जी? एक्सपेंसेस। मतलब ये है कि मैं यहां पर एक्सपेंस डालना चाहता हूं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये खर्चे मुझे अलाउ करता है या नहीं करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर जो मेरा नेट प्रॉफिट आता है तो मुझे इस पे क्या देना होता है? टैक्स देना होता है। सो साधारण शब्दों में सारी जो लड़ाई है वो एक्सपेंसेज की है। और एक बात ध्यान रखना, कुछ शब्द लिख रहा हूं, सबका मतलब एक ही होगा, डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट, डिडक्शन और अलाउड। कुछ भी लिखा है मतलब सब है, साफ साफ मतलब है कि उसका वो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट करने के बारे में बोल रहे हैं। यानी एक्सपेंसेज पी एंड एल में डेबिट किए, चार्ज किए, डिडक्शन किया, अलाउ किया, सबका मतलब एक ही है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो क्या आएगी? गवर्नमेंट बताना चाहती है कि भैया यहां पर हम आपको क्या अलाउ करेंगे, क्या अलाउ नहीं करेंगे, और सारा डिस्प्यूट इसी बात को लेकर असेसी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में रहता है। तो अगर हम कोई प्रॉफिट है या हमारा कोई गेन है बिजनेस या प्रोफेशन से, तो निश्चित तौर पर वो हमारी इनकम में आएगा, और इनकम के थ्रू वो नेट प्रॉफिट में गया, और नेट प्रॉफिट पर हमें क्या देना पड़ता है? टैक्स देना होता है। ठीक है जी। सो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कोई भी प्रॉफिट है, गेन्स है, भैया आपको उस पर टैक्स देना है। और वो अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन से है तो आपको पीजीबीपी हेड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उस पर क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे इसको भी। अब बात आगे आती है क्या कि साहब कुछ और इन्होंने इनकम डाल दी कि अगर ये इनकम होंगी तो वो भी आपकी सेक्शन 28 के कारण टैक्सेबल होंगी पीजीबीपी चैप्टर के अकॉर्डिंग। चलिए जी देख लेते हैं अब ये क्या है। जैसे 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 कोई कंपेंसेशन दी जाती है, कंपेंसेशन किस लिए? मॉडिफिकेशन, देखिए निकाल ही लेते हैं सीधा, के साथ बुक के साथ ही डिस्कस कर लेता हूं। आपको मेरी बुक दिखाई दे रही है इस समय? यस सर।
स्टूडेंट्स, मेरी बुक क्लियर दिखाई दे रही है आपको? प्लीज बताएं फटाफट से। यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, दोबारा से आता हूं मैं विजुलाइजर पर, मॉडिफिकेशन या टर्मिनेशन। अब ये है क्या? वो कह रहे हैं आप किसी एजेंसी के मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रिलायंस इंडस्ट्री, और रिलायंस इंडस्ट्री के किसी प्रोडक्ट का मैं नॉर्दर्न इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, ठीक है साहब। अब चूंकि रिलायंस का प्रोडक्ट सेलेबल है तो मुझे कस्टमर के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो मैं कई बार क्या होता हूं, रीड हो जाता हूं। और रीड होने के कारण क्या होता है, कस्टमर को बोल देता हूं खरीदना है खरीद, नहीं खरीदना है तो भाग यहां से, ऐसे करके बोल देता हूं। जानते हैं जब मैं इस तरीके का व्यवहार करूंगा तो निश्चित तौर पर रिलायंस इंडस्ट्री के जो ओनर हैं मुकेश भैया, उनके पास ये न्यूज पहुंचेगी कि साहब आपका जो नॉर्दर्न इंडिया का डीलर है संजीव वासने, वो कस्टमर से ठीक से डील नहीं करता, जिसके कारण आपकी गुडविल पर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है साहब। अब मुझे मुकेश भैया का फोन आ गया। मुकेश भैया ने मुझे फोन किया, बोले संजीव आओ यार बैठ के चाय पीते हैं। बड़े लोग ऐसे ही बुलाते हैं, चाय पी बुलाते हैं, डांटना होता है तब भी और सम्मान देना होता है तब भी। अब मैं पहुंच गया। अब मुझसे कहते हैं तू यार, मुझे लगता है नॉर्दर्न इंडिया का जो बिजनेस तेरे को हमने अभी दिया हुआ है, इसके कारण तू ओवर लोड हो रहा है। तो एक काम कर, मैं तेरा नॉर्दर्न इंडिया खत्म कर देता हूं, तू केवल दिल्ली दिल्ली तक सीमित रहे और दिल्ली में बिजनेस कर। अब आप बताइए, अगर मेरा नॉर्दर्न इंडिया का बिजनेस कंप्लीट खत्म करके और केवल दिल्ली दिल्ली में रखा जाए, तो बताइए मेरी इनकम पर असर आएगा, मेरी इनकम कम होगी या नहीं होगी? फटाफट से बताइए। यस सर। यस। हाँ, तो अब हुआ क्या, उन्होंने मेरी नॉर्दर्न इंडिया की डीलरशिप कैंसिल कर दी और मुझे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए लिमिटेड कर दिया। निश्चित तौर पर मेरी इनकम कम होगी। तो जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो मेरी इनकम कम होगी तो निश्चित तौर पर देखो मैं उनके अगेंस्ट कोर्ट में जाऊंगा, और कोर्ट में जाऊंगा तो मुझे कोर्ट भी कंपेंसेशन ग्रांट करवाएगा। बोले भैया ये तो गलत है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? तो वो क्या करते हैं, वो पहले से ही कंपेंसेशन का अमाउंट, मान लो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितनी मेरी बिजनेस पे इफेक्ट आएगा, वो लेके बैठे होते हैं और बोलते हैं ये पठा यार, तेरा ये नुकसान होगा, ये मैं तुझे अभी दे रहा हूँ और तू अब केवल दिल्ली दिल्ली देख। तो जानते हैं अगर इस तरीके से मुझे कोई कंपेंसेशन मिली है तो ये मेरी पीजीबी में टैक्सेबल होगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, और चूंकि आपके एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं जून में, तो ये बातें बहुत ध्यान से सुनने वाली होती है, क्योंकि पेपर इन्हीं में से मिल जाएगा। अगर मेरा पार्ट ऑफ द बिजनेस फिनिश कर रहे हैं वो, तो रेवेन्यू रिसीट मान के टैक्स लग जाएगा। और अगर मेरा फुल बिजनेस बंद कर रहे हैं और उसके बदले कंपेंसेशन मिल रही है, तो वो कैपिटल रिसीट मानी जाएगी और उस पर टैक्स नहीं लगेगा। राइट? चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका जो मुझे डिस्कस करना है। पॉइंट तो कई सारे हैं बट मैं जो डिस्कस करूंगा, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। एक्सपोर्ट इंसेंटिव, एक्सपोर्ट इंसेंटिव। अब ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स क्या क्या हैं? एक्सपोर्ट इंसेंटिव है आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लाइसेंस, कैश असिस्टेंस, और तीसरा है ड्यूटी ड्रॉबैक।
ये है क्या, हमें ये समझना होगा ये है क्या। देखिए साहब, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लाइसेंस क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लाइसेंस, देखिए मैं रात को सोया, सुबह उठा और सुबह उठ के मेरे मन में आ गया कि नहीं जी मैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करूंगा, और मैंने उठा के बस इंपोर्टर एक्सपोर्टर अपने नाम के आगे लगा दिया, संजीव वासने इंपोर्टर एक्सपोर्टर। तो सिर्फ मेरे नाम के आगे ये लगाने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या होगा सर? भैया मुझे उसके लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, और वो लाइसेंस मुझे मिलेगा तब जाके मैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर पाऊंगा। इसको आजकल की भाषा में ऑथोराइजेशन बोलते हैं। ऑथोराइजेशन होगा तो मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूं। चलिए साहब, और जो मैं लाइसेंस ये परचेज करता हूं, दिस इज फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द मार्केट, मैं इसे मार्केट में बेच सकता हूं। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, ताकि आपको रिपीट ना करवाने की बोलना पड़े, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत है, तो इसलिए ध्यान से सुनना, पूरी अटेंशन रखना है यहां पर। एग्जांपल, मान लीजिए मैंने एस्टिमेट किया कि मैं एक्सपोर्ट सेल कर दूंगा 100 करोड़ की। तो मैंने 100 करोड़ के हिसाब से लाइसेंस लिया, और उस लाइसेंस की फीस मुझे पे करनी पड़ी 10 लाख। यानी मैं 10 करोड़ का एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे लाइसेंस फीस देनी पड़ी, सॉरी 100 करोड़ का एक्सपोर्ट करना चाहता हूं तो लाइसेंस फीस देनी पड़ी 10 लाख। कैसा? अब मैंने क्या किया, 31 दिसंबर तक मैंने देखा, ये मैंने मान लो ली 1/4/2020 को, 1 अप्रैल 2020 को, और 31 दिसंबर 2020 को मैंने अपनी एक्सपोर्ट सेल को रिव्यू किया, और रिव्यू करने से मुझे पता चला कि मैं केवल कितना एक्सपोर्ट कर पाया हूं, 50 करोड़ का। सिर्फ 50 करोड़ ही मैं एक्सपोर्ट कर पाया हूं। अब जरा बताइए, एज ए मैन ऑफ प्रूडेंस मेरे मन में विचार ये जरूर आएगा कि मैं 9 महीने में सिर्फ 50 करोड़ एक्सपोर्ट कर पाया हूं, तो क्या बचे हुए 3 महीने में 50 करोड़ कर पाऊंगा? तो अंदर से एक आवाज आएगी कि शायद नहीं कर पाऊंगा। तो जैसा कि मैं जानता हूं ये लाइसेंस फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, मैंने क्या किया, 30 करोड़ के लाइसेंस को मैंने 5 लाख में सेल कर दिया। 30 करोड़ के लाइसेंस को 5 लाख में सेल कर दिया, और ये मान के कि 20 करोड़ तो मैं एक्सपोर्ट कर ही दूंगा 3 महीने। आप बताइए, 30 करोड़ का लाइसेंस मैंने 5 लाख में ट्रांसफर किया, बेच दिया। आप बताइए मुझे फायदा होगा या नुकसान? फटाफट लिखना, फायदा या नुकसान? कैसे प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ? फटाफट लिखो अमाउंट, फटाफट अमाउंट लिखो, कितना आया अमाउंट, लिखो कितना आया फटाफट से। बिल्कुल सही लिख रहे हो आप, प्रॉफिट। यस विक्रम, यू आर राइट, 2 लाख। कैसे आया देखो, 100 करोड़ के लिए मेरी लाइसेंस फीस कितनी है? 10 लाख। तो 30 करोड़ के लिए कितनी होगी? 3 लाख। और मैंने बेचा कितने में? 5 लाख में। यानी 100 करोड़ के लिए मैंने पैसे कितने दिए? 10 लाख। तो ऑब्वियसली बात है कि 30 करोड़ के लिए 3 लाख होगी इसकी वैल्यू, 100 करोड़ के लिए 10 लाख, तो 30 करोड़ के लिए 3 लाख। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। और मैंने बेचा 5 में, तो मुझे 2 लाख का फायदा हुआ, और ये 2 लाख आपका क्या होगा, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। किस नाम से? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लाइसेंस। और ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लाइसेंस जैसे यहाँ क्रेडिट हुआ, तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया, यहाँ पर आपका प्रॉफिट में आ गया। और नेट प्रॉफिट में आया, तो इसका मतलब साफ है कि पी एंड एल अकाउंट की इनकम मतलब पीजीवीपी की इनकम होगी, और अकॉर्डिंगली हमें उस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स। चलिए सर, तो मैं समझता हूं दिस इज क्लियर। फटाफट लिखिए, क्लियर। यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब बात आ रही है कैश असिस्टेंस की। सर ये कैश असिस्टेंस क्या है, ध्यान से सुने। मान लीजिए आज मैंने ये डिक्लेयर कर दिया कि साहब मैं यूपी में मेरठ के पास, जैसे शुगर मिल्स बहुत सारे हैं, मैंने भी अनाउंस कर दिया कि मैं एक शुगर मिल लगाऊंगा। अब हम जानते हैं शुगर मिल में बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत पैसे लगते हैं। और जैसे ही मैंने अनाउंस किया, वैसे ही योगी जी का फोन आ गया, बोले संजीव जी थैंक यू सो मच, आपने हमारे यहाँ शुगर इंडस्ट्री लगाने का निर्णय लिया, और सर हम आपको कैश हेल्प देते हैं 10 करोड़ की, एंड दैट इज नॉन रिफंडेबल। 10 करोड़ रुपए हम आपको देते हैं, और नॉन रिफंडेबल। तो इस तरीके की अगर मुझे कोई गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है, तो वो भी मेरी कहां टैक्सेबल होगी? पीजीवीपी हेड में टैक्सेबल होगी, राइट। अब बात आती है सर ये ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, इसे प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो वहां पर भी कई बार ये आता है और दिक्कत देता है, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनना।
देखिए साहब, मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूं ऑफ साइकिल्स, साइकिल्स बनाता हूं और बेचता हूं। ठीक है साहब, और ये साइकिल बनाना और बेचना मेरा काम क्या क्या है, देखिए ध्यान से। मैं डोमेस्टिक यानी इंडिया में भी सेल करता हूं, और जी मैं एक्सपोर्ट भी करता हूं, एक्सपोर्ट भी करता हूं। प्लीज ध्यान से सुनना। अब देखिए होता क्या है कि जब हम इंडिया के लिए बनाते हैं तो देखिए मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना होगा। जब मैं रॉ मटेरियल परचेज करूंगा इस साइकिल को बनाने के लिए, तो देखिए जो मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा वो मुझसे क्या चार्ज करेगा, जीएसटी। या पुराने लॉ की बात करें तो पुराने लॉ में एक्साइज ड्यूटी, और अगर हम इंपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट ड्यूटी, ये हम पे करते थे। आजकल क्या है, जीएसटी पे करते हैं। ठीक है साहब, अब हम ये पे करेंगे और इस रॉ मटेरियल से क्या बनेगा, माल डोमेस्टिक में भी बिकेगा और एक्सपोर्ट में भी। प्लीज ध्यान से सुनना, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, अगर ध्यान से नहीं सुना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैंने ये ड्यूटी पे करके माल खरीदा और फिर मैंने साइकिल बनाई और मैंने वो डोमेस्टिक मार्केट यानी इंडिया में बेच दी। फैन और नहीं है क्या बेटा? हाँ चल नहीं रही, जरा देख कोई। सो अगर डोमेस्टिक मार्केट में बेचूंगा तो जैसा कि आप जानते हैं फिर से टैक्स लगेगा, फिर से जीएसटी लगेगी, और जो मैंने रॉ मटेरियल पे जीएसटी पे की उसका मुझे क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। वो हम जीएसटी में जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। चलिए साहब, तो डोमेस्टिक यानी इंडिया में अगर हमें बेचना है तो फर्दर क्या लगेगी, जीएसटी फिर से लगेगी सेल के ऊपर। पर जब हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट पर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि जितना मर्जी एक्सपोर्ट करो, हम आपके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाएंगे। बहुत बढ़िया है। तो ऐसा गवर्नमेंट क्यों कहती है कि हम कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाएंगे? भाई क्यों नहीं लगाओगे टैक्स? इसलिए नहीं लगाएंगे, दो रीजन। एक तो मेक इन इंडिया को बूस्टअप देना है, मेक इन इंडिया, कि हमारा माल, हमारा प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में छा जाए, पूरे वर्ल्ड के लोग कहें कि क्या प्रोडक्ट है यार, इंडियन प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और दूसरा, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर फॉरेन करेंसी आएगी, और जिस कंट्री की जितनी फॉरेन करेंसी हमारे पास होगी हम उतना ही उसे इकोनॉमिकली कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दो रीजन है जिसके चलते गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है। और गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, इवन रॉ मटेरियल जो आपने खरीदा है उस पर भी नहीं लगाएंगे। सर अभी तो आपने कहा लगेगा, तो ध्यान से सुनना। अगर मैं रॉ मटेरियल पे मतलब जीएसटी पे करता हूं और फिर डोमेस्टिक मार्केट में बना के बेचता हूं, तो ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में जब मैं सेल करूंगा तो उस पर फिर से मुझे टैक्स मिलेगा जीएसटी, और मैंने जो रॉ मटेरियल पे किया वो माइनस। जैसे मान लो रॉ मटेरियल पे 100 रुपए पे किए थे और बेचने पर मुझे 150 150 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब 150 मुझे मिले और 100 मैं पहले दे चुका हूं गवर्नमेंट को। तो मेरा क्या होगा, 150 में से 100 जो मैंने दे दिया वो तो मुझे क्रेडिट मिल गया, बचा 50। अब इस 50 का मुझे क्या होगा, गवर्नमेंट को जमा करना होगा। लेकिन अगर एक्सपोर्ट की बात है तो एक्सपोर्ट गवर्नमेंट कहती है कोई टैक्स नहीं। लेकिन मैंने रॉ मटेरियल पे, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि रॉ मटेरियल पे भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप जब ये रॉ मटेरियल जिस 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 व्यक्ति से खरीद रहे हो, अगर उसे आप ये डिक्लेरेशन दे दो कि साहब मैं ये रॉ मटेरियल जो आपसे खरीद रहा हूं इससे माल बनाकर मैं एक्सपोर्ट करूंगा, इससे माल बनाकर हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। जो रॉ मटेरियल मैं खरीद रहा हूं इससे माल बनाकर मैं एक्सपोर्ट करूंगा। तो जो रॉ मटेरियल मुझे, जो रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरर है सप्लाई करेगा, वो फिर मेरे से जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। इसका मतलब रॉ मटेरियल पे कोई जीएसटी नहीं लगी, और मैंने बना के माल भेजा तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, सब टैक्स फ्री हो गया और माल एक्सपोर्ट हो गया। चलिए, लेकिन अब दिक्कत क्या होती है, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट समझने वाला है। मान लीजिए मैंने रॉ मटेरियल खरीदा सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं था, तो मैंने इंडियन मार्केट के लिए रॉ मटेरियल खरीद लिया। अब जब मैंने रॉ मटेरियल इंडियन मार्केट के लिए खरीदा तो मैंने उस पर क्या पे की हुई है, एक्साइज ड्यूटी है मान लो, या मान लो जीएसटी था, जो भी था मैंने वो पे कर रखा है मान लीजिए, या जीएसटी है आज की डेट में, जीएसटी उस पर मैंने पे किया हुआ है। अब मैंने क्या किया, इंडिया में मार्केट में माल बना के अपना रख रखा है, और इस माल पर मैंने टैक्स पे कर रखा है, और ये मान लो मेरे पास 1 लाख साइकिल्स तैयार रखी हुई है। प्लीज ध्यान सुनना, ये एग्जाम में आने की संभावना है। 1 लाख साइकिल्स मैंने बनाकर अपने इंडियन मार्केट के लिए सेफ रखी हुई हैं। 1 लाख साइकिल्स मेरी तैयार है, और एक्सपोर्ट के लिए मेरा कुछ भी अभी रेडी नहीं है। अचानक से सडनली आई गॉट एन एक्सपोर्ट ऑर्डर
ऑफ 1 लाख साइकिल्स, मुझे 1 लाख साइकिल का एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राप्त होगा, 1 लाख साइकिल का एक्सपोर्ट ऑर्डर। अब मैंने उन्हें बोला, जो भी जिसको भी एक्सपोर्ट मुझे करना, मैंने भाई साहब मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपको 1 लाख साइकिल बनाकर दे दूंगा। उसने कहा नहीं जी, 1 वीक में, 1 वीक में आपको मुझे साइकिल की सप्लाई देनी है। बड़ी अजीब बात है भाई, एक वीक में मेरी मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरे यहाँ पड़ी हुई है 1 लाख साइकिल तैयार, लेकिन समस्या क्या है, इस पर मैं क्या पे कर चुका हूं, पहले जीएसटी। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट के लिए रॉ मटेरियल खरीदना था तो मुझे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं थी। इंडियन मार्केट के लिए अगर मैं रॉ मटेरियल खरीद के इंडिया में बना के बेचूंगा तो जीएसटी भैया लगेगी। तो मैंने क्या किया, इंडिया के लिए तैयार की थी और जीएसटी पे करके माल खरीद लिया था। अब मैंने क्या किया, बने रखे हैं। अब मेरे को जैसे ही 1 लाख साइकिल का मुझे ऑर्डर मिला, तो अब वो मुझे 1 वीक का समय दे रहा है कि 1 वीक के अंदर अंदर आपने ये सप्लाई करनी है, एक्सपोर्ट करना है। मैंने देखा भाई मेरे पास साइकिल तो है, बट मैं इस पर टैक्स दे चुका हूं। मैंने गवर्नमेंट को बोला कि साहब, मैं ये 1 लाख साइकिलें एक्सपोर्ट तो कर सकता हूं, मेरे पास बनी हुई रखी हैं, बट प्रॉब्लम क्या है मेरे पास कि मैं इस पर जीएसटी पे कर चुका हूं। और आप कहते हो एक्सपोर्ट के लिए रॉ मटेरियल खरीदना तो जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो सर मैं तो पे कर चुका हूं। तो गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं, तू ये 1 लाख साइकिल जो इंडिया के लिए बनाई थी ना, एक्सपोर्ट कर दे। मैंने कहा जी मेरा जीएसटी, बोले हम वो रिफंड कर देंगे। तो जानते हैं जो ये टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी या जीएसटी रिफंड होता है, इसे हम कह सकते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक, एंड इट इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक। अब एक समस्या आती है कि साहब, मैंने रॉ मटेरियल पर जब कोई ड्यूटी पे की थी, तो यहां पर मैंने ये ड्यूटी या जीएसटी डेबिट कर दिया, यानी मुझे इसकी डिडक्शन मिल गई। अब जब मुझे इसकी डिडक्शन मिली, तो जब भी ये ड्यूटी लौट के आएगी, यानी ये 1 लाख साइकिलें जो मैं एक्सपोर्ट करूंगा, तो मेरी जो जीएसटी थी वो गवर्नमेंट मुझे रिफंड करेगी। तो बताइए, जब आपने पे की थी तो डेबिट हुई, रिफंड हुई, तो बताइए क्रेडिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बस इसका नाम हो गया ड्यूटी ड्रॉबैक। और भैया इस ड्रॉबैक को जब हमने पे किया था तो डेबिट, लौट के आएगा तो क्रेडिट, और लौट के आएगा क्रेडिट, तो अपने आप क्रेडिट में तो नेट प्रॉफिट में भी आ गया, और इस पे क्या टैक्स लग गया? टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में क्या होता है जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ आता है कुछ ऐसे, अर्लियर नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन। इसका मतलब यह है कि जब मैंने पे की थी तो यहां पर गवर्नमेंट ने मुझे डेबिट नहीं करनी थी। मान लो जब भी मैंने पे की है और मुझे गवर्नमेंट ने डेबिट नहीं करनी थी, बहुत बढ़िया। तो भैया जब मैंने पे की थी डेबिट नहीं हुई, अर्लियर नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन, मैंने आपको बोला था चारों का मतलब एक ही है, अभी बता के चुका हूं। तो बताइए, जब पे किया था तो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं की, तो बताइए लौट के आएगा, मतलब पे किया था तो डेबिट नहीं होने दिया, बताइए लौट के आएगा, तो क्या क्रेडिट होना चाहिए? सोच के बताइए, क्रेडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जल्दी से लिखें फटाफट। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सही है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बस जब हम पीजीबीपी की इनकम निकालेंगे तो बताइए इस नेट प्रॉफिट में ये शामिल है, और अगर ये शामिल है तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट को ठीक करने के लिए। सो अगर यहाँ नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे शामिल नहीं होना चाहिए, और अगर है तो इसे हम क्या कर देंगे? माइनस। तो बताइए पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। ये एग्जाम में, मतलब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, बार बार ये क्वेश्चन में आएगा, बार बार आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगर नोट शब्द नहीं लिखा होता, अर्लियर अलाउड एज ए डिडक्शन लिखा होता, तो हम क्या करते बताइए? तो फिर ये क्रेडिट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बोले यस होना चाहिए था। अगर ये हो रखा है तो बताइए फिर मुझे माइनस करने की जरूरत है? बोले बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर नोट है तो ये यहां नहीं होना चाहिए, अर्लियर नॉट अलाउड एज ए डिडक्शन, इसका मतलब ये यहां नहीं होना चाहिए, माइनस कर दीजिए। और अर्लियर अलाउड एज ए डिडक्शन तो फिर क्रेडिट, ठीक है, तो फिर क्रेडिट होना चाहिए। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम में ये प्रैक्टिकल करते वक्त बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा आपका। ठीक है, चलिए साहब, अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए अभी फटाफट से मैं ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ। 1-2 पॉइंट और हैं जिन्हें मुझे डिस्कस करना है, मैं सीधा ब्लॉक ऑफ असेट पॉइंट पे आऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। अब बात ये आती है कि साहब, अभी मेरी कंप्लेंट कर दी थी मुकेश भैया से लोगों ने कि साहब ये अच्छे से बिहेव नहीं करता। लेकिन मान लो मैं बहुत अच्छे से बिहेव करता हूँ, लोग आते हैं मेरे पास, लोग स्पेशली मुझसे मिलने आते हैं मान लीजिए। तो बताइए ये वाली बात भी तो मुकेश भैया के पास पहुंचेगी। और मुकेश भैया के पास ये बात पहुंची कि भाई संजीव वासने बड़ा अच्छे से बिहेव करता है, लोगों को बहुत अच्छे से टैकल करता है। तो भैया का फोन आ गया, बोले संजीव आओ यार चाय पीते हैं। मैं पहुंच गया जी। अब जब मैं पहुंचा तो भैया ने क्या किया, मुझे 2 टिकट स्विट्जरलैंड की थमा दी। बोले संजीव जी ये लो 2 टिकट स्विट्जरलैंड, और जाओ घूम के आओ।
वाइफ को ले जाओ, घूम के आओ। मैंने ठीक है जी। अब बताइए, ये जो 2 टिकट मुकेश भैया ने खरीदी होंगी, तो मुकेश भैया की कंपनी रिलायंस में यहां ये एज एन एक्सपेंडिचर डेबिट हुई होंगी या नहीं होंगी? फटाफट बताओ, एज एन एक्सपेंडिचर डेबिट हुई होंगी या नहीं हुई होंगी यहां पर? यस। तो बस ये रिलायंस में डेबिट हो गई, तो रिलायंस का तो खर्चा। और बताइए इनकम किसकी मानी जाएगी? ये मेरा परक्यूजिट माना जाएगा, और परक्यूजिट माना जाएगा तो इनकम मानी जाएगी, और मुझे इस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स। और किस हेड में? पीजीबीपी में। तो निश्चित तौर पर जितनी टिकट की वैल्यू है उन्होंने जो डेबिट की, वो मेरे हैंड में क्या हो जाएगी? क्रेडिट। और मुझे उस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में आप देखेंगे, डॉक्टर के यहाँ पेशेंट आते हैं, पेशेंट अपना इलाज करा जाते हैं, और इलाज करने के बाद मतलब दवाई ववाई लेने के बाद डॉक्टर को कहते हैं सर मेरे पास पैसे नहीं है। मान लो फार्मर आया और 20 किलो आलू उसने अपने जो डॉक्टर साहब थे उनकी टेबल पर रख दिया कि डॉक्टर साहब मेरे पे फीस के लिए पैसे नहीं है, आप प्लीज ये आलू रखिए। अब डॉक्टर साहब क्या करें? इनमें से 30% आलू यानी 6 केजी आलू वो संभाल के रख लें, और जब इनकम टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स देने की बारी आए तो 6 किलो आलू भी इनकम टैक्स वालों को दे दें कि भाई साहब ये लो आप, और मेरे को ये पैसे मिले थे तो आप भी टैक्स के रूप में आलू ले लो। तो आप बताइए क्या ये फीजिबल है? इनकम टैक्स वाले बोलेंगे भैया एक तो इतने समय तक तेरे आलू चलेंगे नहीं, और दूसरी बात, एक बात तू मुझे बता कि ये जो तूने आलू एक्सेप्ट किए तेरी हेडेक थी, तूने क्यों एक्सेप्ट किए? हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो तू क्या दे? टैक्स। और वो भी किस में दे? पैसों में दे। हमने कहा पैसों में दे तो कैसे दे? बोले कुछ नहीं, इन 20 किलो आलू की वैल्यू कर, मान लो इस 20 किलो आलू की वैल्यू 500 रुपए है, तो गवर्नमेंट बोली कि ये जो 500 रुपए हैं वैल्यू ऑफ आलू, ये आपके एंड में क्या होगा? टैक्सेबल। तो देखिए साधारण शब्दों में मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से मुझे कोई गिफ्ट या परक्यूजिट मिला तो वो तो टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर पर्सनल गिफ्ट है तो आईयूएस में 50,000 तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल होता है। तो वो जब हम आईयूएस करेंगे तब उसे डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मैं बिजनेस और प्रोफेशन की बात यहां पर कर रहा हूं। तो मैं समझता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। चलिए, इसके बाद और क्या होता है सर? देखिए ध्यान से, और क्या होता है जी? जैसे मान लो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एक पार्टनरशिप फर्म का। प्लीज ध्यान से सुनना, ये भी आपका एमसीक्यू में मिलेगा, आपको पक्का मिलेगा, ध्यान रखना, पक्का 100% मिलेगा। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन और कैपिटल पे करती है। बिल्कुल पे करती है जी। तो ये फर्म का तो खर्चा हो गया, फर्म का तो एक्सपेंडिचर हो गया। अब ये इनकम किसकी हो गई साहब? इनकम ऑफ रिसीविंग पार्टनर। बिल्कुल सर, इनकम ऑफ रिसीविंग पार्टनर हो गई। तो बताइए, फर्म को डिडक्शन मिली तो पार्टनर के एंड में टैक्सेबल होना चाहिए। बताइए किस हेड में टैक्स लगाऊं पार्टनर के एंड में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन, पीजीबीपी और आईयूएस। फटाफट देखो, पीजीबीपी या आईयूएस? सर आईयूएस। प्रियांशी बोल रही है पीजीबीपी, प्रिया बोल रही है, और सौरभ बोल रहा है पीजीबीपी। और बच्चे बोलें क्या बोलना चाह रहे हैं? लिखें फटाफट। सर आईयूएस में होने चाहिए। ओके, शिवानी बोल रही है आईयूएस होना चाहिए, रवि बोल रहा है आईयूएस, अभिषेक, मंजीत पीजीबीपी। देख, ध्यान से सुनना, इसका लॉजिक मैं दे रहा हूं, पूरी जिंदगी आपके काम आएगा। ध्यान से सुनना। आप बताइए, आपने जब पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़े थे, आई थिंक 12th में पढ़े होंगे और आजकल अपने इंटर की क्लास में भी पढ़ रहे होंगे, तो जरा एक बात सोच के बताइए कि ये जो पार्टनर को दिया जाता है वो एक तरीके से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है या नहीं होता है? फटाफट होता है, यस और नो? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यस और नो? यस, बिल्कुल। तो बताइए अगर ये इंटरेस्ट ना दी जाए तो अपने आप बताइए नेट प्रॉफिट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और बताइए फर्म किस पे टैक्स, नेट प्रॉफिट पे टैक्स किस हेड में देती है? पीजीबीपी में। सो ध्यान रखना, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिल रही है तो वो भी कहां टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे वो कहेंगे, एक एमसीक्यू बना देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव बाय ए पार्टनर विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, आईयूएस, नन ऑफ देम, बोथ ऑफ देम। कुछ भी बना सकते हैं, तो आपने क्या करना है? पीजीबीपी। क्लियर? अच्छा सर, और क्या हो सकता है सर? देखिए पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमुनेशन, चारों में से किसी भी नाम से पुकारा जाए एक ही बात है। अगर वो भी पार्टनर को मिल रही है तो पार्टनर की इनकम हो गई, और वो भी पार्टनर के एंड में कहां टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी। अगर पार्टनर को सैलरी फर्म से मिल रही है तो ध्यान से सुनना मेरी बात, वो भी कहां टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी में। सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात।
सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन और ये सब पार्टनर के हैंड में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। ये एमसीक्यू में आएगा, 100% आएगा, ध्यान रखना। तो बताइए पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट एकदम समझ आया नहीं? फटाफट बताओ। मैं एमसीक्यू वाले पॉइंट सारे डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, इसलिए बताते जाओ। समझ आया? ओके, चलिए अब मैं आगे लिख रहा हूं। अब अगला देखो, एक और इंपॉर्टेंट। देखिए साहब, मुझे इंटरेस्ट मिलती है ऑन सिक्योरिटीज या मुझे डिविडेंड मिलता है ऑन शेयर्स। दो बातें हुई, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और डिविडेंड ऑन शेयर्स। प्लीज ध्यान से सुनना, ये भी एमसीक्यू में आएगा, ये भी कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनना। और देखो जो मैं यहां लिखता हूं कॉपी करते रहा करो ताकि आपको हेल्प मिले, ठीक है? चलिए अब सुने मेरी बात। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और डिविडेंड ऑन शेयर्स। पहले तो आपको ये बात अब समझ आ गई होगी कि पहले लास्ट ईयर तक क्या होता था, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट होता था और फॉरेन कंपनी वाला टैक्सेबल होता था। बट दोस्त, इस ईयर से ये अमेंडमेंट आ गया है कि इंडियन कंपनी का डिविडेंड भी अब शेयर होल्डर के एंड में टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट नहीं है। इसका मतलब इंडियन कंपनी पहले कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे कर देती थी, जिसकी वजह से वो शेयर होल्डर के ब्याह पे करती थी, जिसकी वजह से शेयर होल्डर के एंड में एग्जेम्प्ट होता था। अब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स वो पे नहीं कर रही। इसका मतलब अब क्या होगा, शेयर होल्डर को इस पे टैक्स देना होगा। बहुत बढ़िया बात सर, ये इंपॉर्टेंट बात पता चली हमें कि एग्जाम में एमसीक्यू आया तो हम ये लिख के आएंगे कि भैया इंडियन कंपनी का डिविडेंड अब एग्जेम्प्ट नहीं होता, टैक्सेबल होता है। चलिए अब बात करता हूं पहले मैं सिक्योरिटी की और फिर बात करूंगा डिविडेंड की। पहले सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं। सिक्योरिटी देखिए साहब, मैं जैसे मान लो कंपनी के डिवेंचर हैं, बॉन्ड्स हैं या गवर्नमेंट के कुछ भी हैं, मैं सिक्योरिटीज में डील करता हूं। अगर मैं सिक्योरिटीज में डील करता हूं तो इसका मतलब ये मेरा बिजनेस हो गया। और अगर ये बिजनेस हो गया तो उस केस में सिक्योरिटी को मैं क्या बोलूंगा, स्टॉक इन ट्रेड। यस, स्टॉक इन ट्रेड बोलूंगा जी। और अगर मैं डील नहीं करता हूं, ऐसे ही सिक्योरिटीज परचेज कर ली हैं, तो फिर वो कहलाता है मेरा इन्वेस्टमेंट। यानी अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो स्टॉक इन ट्रेड, और अगर बिजनेस नहीं कर रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट। ध्यान से सुनना प्लीज। देखिए साहब, मैं सिक्योरिटी खरीदने और बेचने का व्यापार कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं। क्या यह संभव है कि जिस दिन कंपनी इंटरेस्ट बांटेगी, जिस दिन कंपनी इंटरेस्ट बांटेगी, कुछ सिक्योरिटी मेरे पास बच गई, नहीं बिक पाई, नहीं बिक पाई तो मेरे स्टॉक में पड़ी हुई है। मेरे स्टॉक में पड़ी हुई है तो बताइए ब्याज जो उन सिक्योरिटी पर मिलनी है वो मुझे मिलेगी या किसी और को मिलेगी? बताइए, मुझे मिलेगी। यस। तो अगर स्टॉक इन ट्रेड मेरी बिजनेस है तो मेरी सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड कहलाएंगी, और स्टॉक इन ट्रेड की वजह से मुझे इंटरेस्ट मिलेगी, तो ध्यान रखना वो मेरे हैंड में टैक्सेबल होगी पीजीबीपी में। और अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और तब ब्याज मिल रही है तो टैक्सेबल होगी आईओएस में। बताइए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला? बताओ, पीजीबीपी अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो पीजीबीपी, और नहीं तो इन्वेस्टमेंट है तो आईओएस। सर फिर डिविडेंड ऑन शेयर बता दो। देखो यहां पर ये लिखना जो मैं लिखता जा रहा हूं, प्लीज लिखना। डिविडेंड is always taxed under the head, u oblique h का मतलब under the head, u oblique h का मतलब under the head, IOS irrespective of shares are held as stock in trade or as investments। मतलब एकदम साफ है कि अगर आपने सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, भले ही आप बिजनेस करते हैं शेयर्स का, भले ही आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी भी स्थिति में डिविडेंड प्राप्त होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल होगा आईओएस में। यहां की तरह नहीं जैसे सिक्योरिटी स्टॉक थी तो पीजीबीपी और इन्वेस्टमेंट थी आईओएस। नहीं जी, डिविडेंड हमेशा कहां टैक्सेबल होगा? हमेशा आईओएस में टैक्सेबल होगा। तो बताइए, एकदम क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है जी इसमें, वो भी देख लेते हैं। स्पेकुलेटिव बिजनेस। प्लीज ध्यान से सुनना, ये भी स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजिंग रखता है, ठीक है? सर लास्ट पेज एक बार शो कर दीजिएगा। हाँ प्लीज 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 कर लीजिए, जल्दी से क्लिक कर लीजिए आप प्लीज। सर हो गया, थैंक यू। ओके ओके, चलिए अब देखिए साहब, आगे की कहानी सुने आप। अब मैं बताऊंगा स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए स्पेकुलेटिव
बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस। सर ये क्या होता है? देखो साधारण शब्दों में प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। पहले इंग्लिश में समझा रहा हूं। ए ट्रांजैक्शन इज अल्टीमेटली सेटल्ड विदाउट taking or giving actual delivery of goods is called speculative business। चलिए सर हिंदी में भी बताता हूं। बिना माल की डिलीवरी लिए, बिना माल की डिलीवरी दिए मैं कोई भी सौदा सेटल कर दूं और प्रॉफिट या लॉस हो जाए, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस। सर थोड़ा एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने देखा है साहब, हिंदुस्तान में जब लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो वो क्या करते हैं? जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपको ये पता होगा हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो प्याज उगती है, प्याज ओनियन, वो नासिक में उगती है। और नासिक में एक नदी है जिसमें क्या होता है, कई बार बाढ़ आ जाती है और प्याज का सीजन क्या हो जाता है, वो सारे का सारा प्याज बेकार में खराब हो जाती है, फसल खराब हो जाती है। ठीक है साहब, फसल खराब हो गई। अब मान लो मैं दिल्ली में बैठा हूं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, आई एम ए कैपिटलिस्ट, बहुत पैसा है मेरे पास। तो मुझे पता चला कि यार अगले सीजन, इन द नेक्स्ट सीजन देयर विल बी ए शॉर्टेज ऑफ ओनियन। तो मैंने क्या किया, मैंने जो दिल्ली में या आसपास जो भी मेरे जानने वाले प्याज के डीलर थे, ओनियन के डीलर थे, मैंने उन्हें कुछ ना कुछ एडवांस भेज दिया कि भाई साहब ये रखो पैसे, और एक काम करो, अब जो प्याज है वो अपने पास रोक लो, बेचनी नहीं है, ये प्याज मेरी हो गई। पैसे उनके पास पहुंच गए, उनके पास प्याज रखी हुई है। ठीक है साहब, अब बताइए, मैंने वो प्याज होल्ड करवा दी, मार्केट में बाकी लोगों की प्याज बिक चुकी है। हाँ जी बिक चुकी है। अब मैंने क्या किया, जिन डीलरों के पास मेरी प्याज होल्ड है, मैंने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया ऐसा करो 50 रुपीज केजी बेचना शुरू करो। भाई साहब बिक गई फर्स्ट क्लास। फिर मैंने 2 दिन बाद बोला एक काम कीजिए, अब 100 रुपीज बेचना शुरू करो। ठीक है, क्या फर्क होगा? प्याज के शौकीन तो बहुत सारे लोग होते हैं भाई। पहले 50 रुपए किलो थी, तो 100 रुपए की 2 किलो लेके चले गए। अब 100 रुपए किलो है तो 1 किलो ले लेंगे। मान लीजिए प्याज 1000 रुपए किलो हो जाए तो भैया क्या करेंगे, एक प्याज को फ्रेम में मड़वा के टंगवा देंगे दीवार पे, और बस उसे देख देख के एज्यूम करेंगे, बोले भाई साहब आई एम ईटिंग प्याज ओनियन है। तो ऐसा हो सकता है। तो अब हुआ क्या, मेरे कहने पर मेरे डीलर्स ने क्या किया, बेच दी प्याज, निकल गई प्याज। अब भाई साहब प्रॉफिट हो गया। अब मैंने अपने डीलर से प्रॉफिट उठा लिया। जरा बताइए, क्या मैं प्याज की डिलीवरी अपने घर तक और गोडाउन तक लाया? नहीं लाया। और बेचने के लिए मैंने दी? नहीं दी, मेरे डीलर के पास पड़ी हुई थी। तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन, आई एम रिपीटिंग अगेन इन इंग्लिश, ए ट्रांजैक्शन इज अल्टीमेटली सेटल्ड विदाउट टेकिंग और गिविंग एक्चुअल गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स, बिना माल की डिलीवरी लिए और दिए अगर हम कोई डील कर दें, तो इस तरीके का बिजनेस कहलाता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो भैया उस स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम पर भी कहां टैक्स लगेगा? पीजीबीपी में टैक्स लगेगा। राइट? तो आप बच नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते स्पेकुलेटिव है तो नहीं लगेगा, लगेगा जी। और वो भी कहां लगेगा? पीजीबीपी में लगेगा। सर हमने सुना है शेयर्स भी, जो हम परचेज सेल करते हैं, वो भी हमारा जो है स्पेकुलेटिव होता है। तो देखिए हर शेयर्स की सेल परचेज जो है वो स्पेकुलेटिव नहीं होती। ध्यान से सुनना ताकि आप आगे गलत किसी को ना बताएं। देखिए आज मैंने सुबह 10:25 पे शेयर्स खरीद लिए, और शाम को 3:30 बजे से पहले मुझे पता चल गया यार मेरे शेयर्स के रेट तो बहुत बढ़ गए, मैंने बेच भी दिए। तो पहले दिन क्या होता है, शेयर्स जो आते हैं वो जिस ब्रोकर के थ्रू मैं बिजनेस करता हूं उसके अकाउंट में, पूल अकाउंट होता है, उसमें आ जाते हैं सारे। अब मैंने चूंकि बेच भी दिए, तो होगा क्या, मेरे अकाउंट में आने थे अगले दिन डिलीवरी। अब चूंकि मैंने तो डिलीवरी ली नहीं, मैंने तो खरीदे सुबह और शाम को बेच दिए, तो मेरे अकाउंट तक पहुंचे ही नहीं। तो दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव। और प्रॉफिट और लॉस मेरा बुक हो गया। लेकिन मैं उनसे कहता नहीं जी मुझे शेयर्स की डिलीवरी चाहिए, तो कल सुबह मेरे अकाउंट में शेयर्स की डिलीवरी आ जाती। मैंने अगर बेचे नहीं होते, तो मैंने खरीद लिए होते और बेचे नहीं होते, तो मेरे अकाउंट में डिलीवरी आ जाती। और 2 महीने बाद मैं उनको मान लो बेचना चाहता हूं, तो जब मैं बेचूंगा तो मुझे डिलीवरी देनी भी पड़ेगी। तो इस तरीके की डील जो होती है उसे हम स्पेकुलेटिव नहीं बोलेंगे। स्पेकुलेटिव का मतलब साफ है, डिलीवरी बिना लिए, बिना दिए दिए अगर हमने कोई डील की है तो वो कहलाएगी आपकी स्पेकुलेटिव बिजनेस। चलिए, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको समझ आया होगा? ओके, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको की मैन इंश्योरेंस के बारे में। इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा।
देखिए कीमैन इंश्योरेंस क्या होता है, जो कंपनी का इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय होता है, जैसे मान लो कोई मेरे यहाँ एम्प्लॉय है और वो इतना जबरदस्त एम्प्लॉय है कि जब वो होता है तो टर्नओवर मेरी 500 करोड़ होती है, और जब वो नहीं होता तो मेरी टर्नओवर होती है 350 करोड़। मतलब उसके ना होने से 150-200 करोड़ की टर्नओवर का घाटा। अब बताइए 150-200 करोड़ की अगर टर्नओवर मेरी कम होगी तो निश्चित तौर पर दोस्त क्या होगा, मेरी प्रॉफिट भी कम होगा। अब बताइए वो मेरा एम्प्लॉय है तो भैया एम्प्लॉय के साथ क्या हो सकता है, वो मुझे छोड़ के जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। कई बार भगवान को उसकी जरूरत महसूस हो सकती है तो भगवान अपने पास भी बुला सकता है, हाँ जी बिल्कुल बुला सकता है। और तीसरा, वो हमेशा मेरे साथ रह सकता है। तो 3 ऑप्शन है। अगर मान लो मैंने ऐसे एम्प्लॉय की इंश्योरेंस कराई है और मैं एज एन एम्प्लॉयर जो भी प्रीमियम पे करूंगा उसकी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्शन ले लूंगा, हाँ जी बिल्कुल ले लूंगा। कल को मेरा एम्प्लॉय चला गया तो मैं कीमैन इंश्योरेंस के अगेंस्ट क्लेम मांगूंगा, और क्लेम मुझे मिलेगा तो निश्चित तौर पर एज एन एम्प्लॉयर मुझे क्लेम मिलेगा, तो मेरी किस साइड की इनकम होगी, पीजीवीपी की, क्योंकि मैंने प्रीमियम पे किया तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट हुआ, तो क्लेम मिलेगा वो भी क्रेडिट कहाँ होगा, पीएनएल अकाउंट में। लेकिन कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाता। जब एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाता तो एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय को ये पॉलिसी गिफ्ट कर देता है, बोले यार तू रख, कोई बात नहीं, जो पैसे आएंगे तू ले लियो। अब बात आती है अगर एम्प्लॉय को पैसे मिलेंगे तो क्या होगा। तो देखिए 3 बातें हो सकती हैं यहाँ पर, आप भी ऐसे लिख लेना जैसे मैंने लिखा हुआ है कि भैया एक तो एम्प्लॉय को मान लो प्राप्त हो सकते हैं, दूसरा एम्प्लॉयर को प्राप्त हो सकते हैं, और तीसरा अगर मान लो एम्प्लॉय की डेथ हो गई और फिर एम्प्लॉय के बच्चों को प्राप्त हुआ, तो 3 बातें होंगी। तो अब यहाँ टैक्स कैसे कैसे लगेगा, बड़ा सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये लो जी, एम्प्लॉय को मिला तो कहाँ आएगा, सैलरीज। एम्प्लॉय को मिला तो कहाँ आएगा, पीजीबीपी। और लीगल हेयर्स को मिला तो कहाँ आएगा, आईएएस। प्लीज ये आप कॉपी कर लें फटाफट से, ये आपको एमसीक्यू में मिलेगा। ठीक है, इसकी पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं होती है। सो फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए। आई थिंक हो गई होगी कॉपी। सेक्शन 29 है आपका, वो कह रहा है हाउ टू कंप्यूट इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। बस ये इतनी सी बात कहता है कि साहब पीजीबीपी हेड में इनकम कैसे कंप्यूट की जाती है। लो जी ध्यान से देखो, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पर मैं वो इनकम डालूं जो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है, ठीक है। यहां पर मैं वो खर्चे डालूं जो पीजीबीपी हेड में डिडक्टिबल होती है, ठीक है। तो बताइए, मैंने खर्चे भी पीजीबीपी के अकॉर्डिंग डाले, मैंने इनकम भी पीजीबीपी के अकॉर्डिंग डाली, तो बताइए नेट प्रॉफिट भी कैसे आएगा, वो पीजीबीपी के अकॉर्डिंग आएगा या नहीं आएगा। यस बिल्कुल आएगा। बस यही हो गया। कैसे इनकम निकालते हैं, बोले जी ऐसे निकालते हैं, खत्म बात। तो सेक्शन 29 बस इतनी सी बात कह रहा है। अच्छा, फिर सेक्शन 30 एंड 31 क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, रेंट, टैक्सेस। एक बात कर रहा है बिल्डिंग की, सेक्शन 30, और एक बात कर रहा है प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर। अगर ये कोई भी खर्चा इनके ऊपर किया जा रहा है तो उसकी भी डिडक्शन हमें अवेलेबल होगी। सेक्शन 30 बिल्डिंग की बात करता है और सेक्शन 31 प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर की बात करता है। कीमैन में मैंने दोस्त ये बोला था, तरुण प्लीज रिलेशन एंड अभिषेक दोनों दोबारा से सुन लो। बेटा कीमैन इंश्योरेंस आज मैं कराऊंगा अपने एम्प्लॉय का, कल को एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, मुझे छोड़ के जाता है, या मान लो एम्प्लॉय जीवित रहता है और मैंने ये पॉलिसी उसे गिफ्ट कर दी, तो पैसे उसे मिलेंगे। तो बात यह आता है कि जो पैसे मिलते हैं बाद में उस पर कैसे टैक्स लगेगा। अगर एम्प्लॉय को मिले तो सैलरी हेड में, एम्प्लॉय को मिले तो पीजीबीपी में, और लीगल ईयर्स ऑफ एम्प्लॉय मिले तो आईओएस में। सो आई थिंक तरुण, अभिषेक, ओके, आपको ओके है। चलिए अब देखिए सबसे, सर सेक्शन 30-31 के एक बार एक्सपेंसेस बता दीजिए। रेंट, कुछ नहीं है ये, रेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, टैक्सेशन, मतलब जैसे म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह होता है ना, वो इस तरीके। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए अब देखिए, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेने जा रहा हूं, प्लीज, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो
पूरी अटेंशन मुझे आपकी चाहिए, पूरा ध्यान से सुनना है और बहुत मन से सुनना है। चल हेडिंग डाल दीजिए, डेप्रिसिएशन सेक्शन 32, ब्लॉक ऑफ असेट्स कॉन्सेप्ट, ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए होता क्या है कि साहब ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम किसी असेट पे डेप्रिसिएशन लगाते तो अकाउंट्स में आपने देखा होगा 6 महीने 8 महीने यूज की तो डेप्रिसिएशन भी 6 और 8 मंथ का लग गया। सबसे पहली बात यह है कि वो यहां पर कॉन्सेप्ट नहीं है, अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है और इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर। अच्छा, आपने डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, कई और भी कई सारे, डिप्लेशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यूनिट प्रोडक्शन में बहुत सारे मेथड्स हैं। इनकम टैक्स सिर्फ इस वाले मेथड की बात करता है। इस वाले के लिए ऑप्शन आएगा, वो बताऊंगा क्या आएगा। पावर इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल है ऑप्शन, बाकी किसी के लिए अवेलेबल भी नहीं है। सबको यही लगाना पड़ता है WDV मेथड। और WDV का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है कि नहीं होता है? घटती हुई वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? फटाफट बताओ। यस सर। चलिए, और देखिए होता क्या है, फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1988-89 ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। उससे पहले ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उससे पहले क्या था सर? उससे पहले था जी सिंगल असेट कॉन्सेप्ट। सर ये क्या होता है? अरे ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो तुमने बचपन से सीखा जब से अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया है। फॉर एग्जांपल, मैंने चेयर्स खरीदी, रिवॉल्विंग चेयर खरीदी, रिवॉल्विंग चेयर डेबिट टू कैश। प्लास्टिक चेयर खरीदी, प्लास्टिक चेयर डेबिट टू कैश। टेबल खरीदी, टेबल डेबिट टू कैश। यानी जो आइटम खरीद रहा हूं वही डेबिट करके मैं क्या कर रहा हूं? टू कैश करता जा रहा हूं। तो बताइए हर एक का एक अलग अलग अकाउंट खुल गया या नहीं खुला? फटाफट बताइए। जितने आइटम खरीदे सबका एक एक अकाउंट खुल गया कि नहीं खुल गया? यस, जी सर। बिल्कुल खुल गया है जी। अब सब जब का अकाउंट सबका खुल गया तो आपने एक चीज और नोट की होगी, आपने कोई बैलेंस शीट, बहुत सारी बैलेंस शीट आप देखते हो तो वहां लिखा होता है फिक्स्ड असेट्स। अब जरा बताओ, फिक्स्ड असेट्स लिखा हुआ है तो जरा ये सोच के बताओ, क्या फिक्स्ड असेट एक ही होती है? ये सारी फिक्स्ड असेट का टोटल यहां लिखा हुआ होता है। टोटल सर। टोटल लिखा होता है, बिल्कुल ठीक है जी। तो जरा बताओ, अगर मुझे अलग अलग असेट देखनी होंगी तो क्या देखना पड़ेगा? फिक्स्ड असेट शेड्यूल देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना। यस, बिल्कुल। चलिए साहब, अब मेरी बात को ध्यान से सुने प्लीज, बहुत ध्यान से सुने। एक सवाल सोच के जवाब देना और सब लोग तैयार रहना जवाब देने के लिए। एक तरफ सिर्फ रेल का इंजन जा रहा है रेलवे ट्रैक पे, और एक तरफ इंजन के साथ 4 डिब्बे हैं, 4 कंपार्टमेंट हैं। आप ट्रेन किसे बोलेंगे? इंजन को, या जिसके साथ कंपार्टमेंट लगे हुए हैं वो? अकेले इंजन को ट्रेन या कंपार्टमेंट? बिल्कुल ठीक बोला आपने तरुण, अनुज, आकांक्षा, सबने बिल्कुल सही बोला कि कंपार्टमेंट के साथ। तो दोस्त यहां पर भी मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये बैलेंस शीट जब तक इसके साथ शेड्यूल नहीं लगे हुए, ये बैलेंस शीट इनकंप्लीट है, बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं छोटे मोटे बिजनेसमैन की। अरे उस पर कितनी असेट होंगी? 10, 20, 50 असेट। 50 असेट होंगी तो मान लो एक पेज पर अगर 2 अकाउंट बनाए जाएं तो 25 पेज पर 50 असेट कवर हो गई। ठीक है जी, तो बैलेंस शीट इतनी इतनी हो जाएगी। हाँ जी, अब थोड़ा मेरे साथ विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, ये रिलायंस इंडस्ट्री की बैलेंस शीट है। अब रिलायंस इंडस्ट्री की अगर बैलेंस शीट है तो जरा सब लोग बताएं मुझे उसकी बैलेंस शीट
इतनी बड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, खूब बड़ी होगी कि नहीं होगी, खूब मोटी, बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी असेट्स होंगी सिंगल असेट के कारण। अब जब इतनी मोटी बैलेंस शीट होगी तो जरा एक बात और देखिए, लॉजिक देखिए कि मान लीजिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और यहां डेप्रिसिएशन हम लेस करते हैं तब नेट प्रॉफिट आता है और इस पे टैक्स लगता है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि साहब अगर ये डेप्रिसिएशन को इनकम टैक्स वाले, चूंकि इतनी मोटी बैलेंस शीट है, आप जरा एक बार बताइए, इतनी बड़ी मोटी बैलेंस शीट को पहले तो ले जाना पॉसिबल कैसे होगा? मान लो मैं डिपार्टमेंट में, पहले तो फिजिकली जमा होती थी, ऐसे थोड़ी ना होती थी ऑनलाइन, तब तो जाके जमा करनी पड़ती थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो मान लो मैं बैलेंस शीट लेके जा रहा हूं, अब जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, गली के बच्चे आइस पाइस खेल रहे थे और मुझे धप्पा मार दिया भाई। अब धप्पा मार दिया, मेरी बैलेंस शीट गिर गई यार। अब जरा बताइए उस बैलेंस शीट को दोबारा से रीअरेंज करने में बताओ मुझे टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा जी। चलो कोई बात नहीं, मैंने रीअरेंज कर ली। अब मैं जैसे तैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लेके पहुंच गया बैलेंस शीट, अब वहां जमा करनी है, जमा कर दी साहब। तो पहले क्या होता था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसे मैं दिल्ली जाता था तो जो रास्ता होता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में, तो रास्ते में दोनों साइड अलमारियां रखी होती थी और अलमारियों में फाइलें भरी हुई होती थी। अब मान लो किसी शरारती तत्व के मन में आया, एक फाइल दिख रही है उसे, उसमें एक बढ़िया सा कोई पेज दिखाई दे रहा है, उसने वो पेज निकाला और जैसा कि आप देखते हो उस पेज का लोग क्या करते हैं, जैसे आप कभी जा रहे होते किसी ने आपको अपना पर्चा पकड़ा दिया, पैम्पलेट पकड़ा दिया, तो आप भी क्या करते हो, उसका जहाज बना के उड़ा देते हो। तो बस इस बंदे ने भी क्या किया, फाइल से निकाला और जहाज बना के उड़ा दिया। अब भाई साहब इसने तो छड़िक, इसको तो मजा आया, छड़िक आनंद आया कि भाई मैं तो जहाज उड़ाया और बड़ा ऊंचा उड़ा, पर जिसका उड़ा सोचो उसके साथ क्या होगा बेचारे का, उसका तो सब कुछ हो गया। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। अच्छा दूसरी बात, इतनी बड़ी बैलेंस, मतलब इतनी बड़ी बैलेंस शीट, मतलब 30-40 हजार पेज, अगर ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेक ना किया जाए, ना कर पाए चेक, तो जरा बताइए मैं एज एन एसएससी बताइए ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा? मुझे ये पता चल जाए यार कोई चेकिंग ही नहीं होती, कुछ नहीं देखते, डिपार्टमेंट वाले बेचारे चेक ही नहीं कर सकते, इतनी मोटी बैलेंस शीट कहां से चेक करेंगे? तो बताइए उस स्थिति में मैं ये डेप्रिसिएशन खूब दिखाऊंगा और फिर नेट प्रॉफिट कम कर सकता हूं, और नेट प्रॉफिट कम करूंगा तो गवर्नमेंट को टैक्स भी कम मिलेगा। तो बस दोस्त, गवर्नमेंट ने ये अपनी पीड़ा, ये अपना दर्द लॉ मेकर्स को बताया, और लॉ मेकर्स ने क्या किया, 1988-89 से ये कॉन्सेप्ट लेके आए। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, प्लीज ध्यान से सुनना, आइस पाइस धप्पा समझ नहीं आया कोई बात नहीं, ये समझ आना चाहिए। वो मैंने इसलिए बताया था थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए, टफ चीज इंटरेस्टिंग हो जाए तो मजा आता है। चलिए साहब, अब बात यह है साहब कि ब्लॉक ऑफ असेट का मतलब क्या है साहब। देखो साहब, मैंने टेबल खरीदी, मैंने चेयर खरीदी, मैंने रिवॉल्विंग चेयर खरीदी, मैंने प्लास्टिक चेयर खरीदी, अगर मैं इनको अलग अलग नाम ना देके एक नाम दे दूं, फर्नीचर, तो जरा बताइए, टेबल खरीदी तो भी फर्नीचर डेबिट टू कैश, चेयर खरीदी तो भी फर्नीचर डेबिट टू कैश, तो बताइए सारा फर्नीचर एक जगह आ गया, ऐसी सारी बिल्डिंग एक जगह आ गई, ऐसी सारी प्लांट एंड मशीनरी एक जगह आ गई, ऐसी कंप्यूटर के सारे आइटम एक जगह आ गए। तो जरा बताइए मुझे सोच के, अब बैलेंस शीट इतनी मोटी या दोबारा से पतली हो गई? बिल्कुल जी पतली हो गई। क्यों? क्योंकि 8-10 ब्लॉक बने बस आपके, तो 8-10 पेज की आपकी असेट का शेड्यूल बनेगा, तो ये आपके लिए इजी हो गया। तो गवर्नमेंट बोली जो सेम रेट के असेट हैं उन्हें हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक दे देते हैं और उसे नाम दे देते हैं और सारी असेट उसमें डालते रहेंगे। तो जब भी आपने कोई फर्नीचर खरीदना, फर्नीचर ही डेबिट करो, और जब आप फर्नीचर डेबिट करोगे तो क्या होगा, बार बार नए अकाउंट नहीं खुलेंगे और एक नई चीज आपकी, बस वो जो फर्नीचर है वो एग्जिस्टिंग और उसको आराम से चेक भी किया जा सकता है। चलिए साहब, इतनी बड़ी समस्या को गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। अब जब खत्म किया तो देखिए अब इसके थोड़े से पॉइंट्स भी है जो हमें समझने होंगे, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए यहां पर क्या हुआ कि जैसे मान लो मैंने आज इस साल 4 असेट्स खरीदी, 4 असेट्स पे मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया। जैसे ही डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू बचती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी। तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी कहलाती है। ठीक है जी, आज अगर 31 मार्च को वो क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी कहला रही है तो कल सुबह वो क्या बन जाएगी, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी। ठीक है साहब, अब देखिए कोई भी असेट मैं परचेज करूंगा नई, तो यहां ऐड करूंगा और ऐड करने पर हम लिखते हैं एक्चुअल कॉस्ट। प्लीज ध्यान से सुनना, जैसे ही कोई असेट मैंने ब्लॉक में ऐड की, असेट अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देगी। अब वो कहलाएगी ब्लॉक ऑफ असेट, यानी ब्लॉक ऑफ असेट बन गया वो। अब वो इंडिविजुअल असेट ए बी सी डी ये नहीं कहलाएगी, अब वो ब्लॉक है।
भले ही हमें पता है कि हमारी ये एसेट है, फिजिकली तो दिख रही है ना, ये ए एसेट है, ये बी एसेट है, ये सी एसेट है, ऐसे सब लिखी हुई है, दिख भी रही है, बट जब हम बात करेंगे इसकी तो ये क्या बन गया, ब्लॉक बन गया। ठीक है सर। अब मान लीजिए हमने कोई एसेट बेची तो कहलाएगी, सेल के लिए हम लिखेंगे मनीज पेबल, मनीज पेबल। ठीक है सर। यानी जो भी एसेट बिकी वो हमने क्या कर दी, माइनस, और उसको हमने बोल दिया मनीज पेबल। अब जो एसेट यानी जो वैल्यू ये बची, इस पर हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन, और ये बन गई हमारी अब क्लोजिंग WD। अब ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, अकाउंट्स और टैक्स का डिफरेंस। मान लो मैंने ये एसेट बेची 30 मार्च 2021 को, या 31 मार्च, लास्ट डे भी बेची, पूरे साल यूज की थी साहब, पर देख रहे हैं आप, इसे घटाने के बाद जो वैल्यू बची उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। जबकि अगर ये अकाउंट होता तो 364 दिन का डेप्रिसिएशन मिल जाता। पर इनकम टैक्स क्या कह रहा है, अगर बिक गई और 31 मार्च को ब्लॉक में असेट अवेलेबल नहीं है तो भैया फिर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, वो आपकी बिकते ही माइनस हो जाएगी और बची हुई वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अब आप सोचे होंगे सर ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। नहीं जी, गलत नहीं हो रहा है। आपने अगर परचेज किया तो बताइए वो ऐड भी तो हो रही है। मान लो 31 मार्च को परचेज की तो ऐड हो तो गई, तो गवर्नमेंट ने बात को ऑफसेट कर दिया, और ये इसलिए करना पड़ा कि इंडिविजुअल एसेट हटा के हम ये कॉन्सेप्ट लाएं और फिर जितनी भी एसेट है उस पर हम क्या लगाएं, अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन लगा सके। चलिए सर, अब एक छोटा सा सवाल मैं लिख रहा हूं और फिर उसे करके दिखाऊंगा, फिर आपको सब समझ आएगा। मेरे साथ साथ क्वेश्चन आप लिखते रहिएगा, प्लीज प्लीज मेरे साथ क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। ए ब्लॉक ऑफ असेट, मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा, ए ब्लॉक ऑफ असेट्स हैविंग असेट्स A, B, C and D, whose opening WDV is rupees 60 lakhs. An asset E is purchased during the year for rupees 40 lakhs. An asset is also sold for rupees 20 lakhs during the previous year. Rate of depreciation 10%. Compute closing WT। लिख लिया होगा। मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, इस फॉर्मेट में ट्राई करिए सॉल्व करने का, फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा आपके सामने। और क्लोजिंग WDV आंसर आ जाए तो फटाफट लिख देना आप कि ये आंसर आ रहा है। चलिए, कुछ बच्चों ने लिखा है, मैं देख लेता हूं सही है या गलत है। ओपनिंग WDV 60 lakhs, एक्चुअल कॉस्ट 40 lakhs, 100 lakhs हो गया। मनी पेबल 20 lakhs, 80 lakhs बचा। डेप्रिसिएशन
10%, 8 लाख, क्लोजिंग WDV 72 लाख। बिल्कुल ठीक है जी, 72 लाख सबका सही है, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मान लो ये 20 की जगह, अच्छा सर कौन सी एसेट बिकी, ये क्या मान है, तो हमेशा फीफो मान के चलो कि पहली वाली बिक गई होगी, ठीक है, ये मान के चलना है। अगर ये मान लीजिए 50 लाख में बिकी होती तो क्या होता, फटाफट बताओ जरा, 50 लाख में आंसर बताओ कितना आ रहा है। बिल्कुल 45 लाख एकदम सही है। जिनका नहीं निकला उन्हें बता देता हूं, यहां पर क्या होगा, यहां पर 50 लाख लेस हो जाएंगे तो ये कितना बचेगा 50 लाख, तो 10% 5, तो ये अपने आप बच गया 45 लाख। बिल्कुल ठीक। अच्छा बताओ, अगर यही असेट 90 लाख की बिकी होती तो क्या होता, सब लोग लिखेंगे आंसर जल्दी से, 90 की बिकी होती। बिल्कुल भाई, 90 लाख करते तो 10 बचता, 10 है तो 1 और 9 लाख रुपए आ जाता। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब मैं चेंज कर रहा हूं, अगर यही असेट 110 लाख की बिकी होती तो क्या होता, 1 लाख 110 लाख की। अब ट्विस्ट आया, अब आराम से सोच के जवाब देना मुझे कि अगर यही असेट अगर 110 लाख की बिकती तो क्या करते। ध्यान से सुनना, जो आंसर आए हैं दे आर ऑलमोस्ट रॉन्ग, ऑलमोस्ट रॉन्ग, ऑलमोस्ट रॉन्ग। ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, मेरे साथ साथ देखना। 60 लैक्स, 40 लैक्स, 100 लैक्स। अब मान लीजिए मैं ये 110 लाख लेस कर दूं तो माइनस के 10 लाख आएंगे। बट आप मुझे सब लोग बताइए, सोच कर बताएं आप मुझे, क्या कॉस्ट नेगेटिव हो सकती है, तो आंसर आएगा नो, कॉस्ट नेगेटिव नहीं हो सकती। तो सर ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में यहां पर हम लिखेंगे 100 लैक्स, ये नील हो गया, ये नील हो गया और ये सब नील हो गया। लेकिन 100 का माल है, 5 असेट 100 की थी और एक असेट 110 लाख की बिकी है, एक असेट 110 लाख की, तो हमें फायदा कितना हुआ 10 लाख। और इस 10 लाख को हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म है, यस पुष्पम यू आर राइट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। यानी डेप्रिसिएबल एसेट पर होने वाला फायदा कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। चलिए सर, बाकी हम कैपिटल गेन में डिस्कस करेंगे क्या होते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, अभी आप ये मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से सबसे, बताइए ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, सोच के बताइए सर, ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यस सर। यस सर। देखिए साहब, 5 असेट थी, एक गई, एक गई तो 4 असेट अभी हैं, हम ये नहीं कह सकते नो असेट या ब्लॉक नहीं है, तो इसका आंसर होगा ब्लॉक एग्जिस्ट एट नील वैल्यू, ब्लॉक एग्जिस्ट एट नील वैल्यू। तो आई रिपीट, कि साहब
10 लाख तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, क्योंकि 100 लाख का टोटल ब्लॉक की कीमत थी और एक ही एसेट आपकी 110 लाख में चली गई, तो 10 लाख तो फायदा हो गया आपका। और ब्लॉक आपका एग्जिस्ट कर रहा है, बट किस पे कर रहा है, वो नील वैल्यू पे कर रहा है। क्लियर? तो आप मुझे बताएं, ये कॉन्सेप्ट यहां तक समझ आया? प्लीज बताएं। चलिए, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, सब बच्चों का ध्यान आना चाहिए इस क्वेश्चन पे, मुझे सोच के जवाब देंगे सारे बच्चे। कि साहब, हमने एक असेट बेची थी, अगर ये एक असेट ना होके एंटायर ब्लॉक होता, एंटायर ब्लॉक बेच देते हम 110 लाख में, तो फिर बताइए क्या चेंज आ जाता? पूरा ब्लॉक अगर हम बेच देते 110 लाख में, तो क्या चेंज आता? प्लीज लिख के बताएं फटाफट। बिल्कुल, 10 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता और ब्लॉक डज नॉट एग्जिस्ट, ब्लॉक डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं तरुण, कैपिटल गेन तो शॉर्ट टर्म ही रहता, डेप्रिसिएबल एसेट पे कभी लॉन्ग टर्म होएगा ही नहीं। उसका रीजन मैं बताऊंगा कैपिटल गेन वाली क्लास में, ठीक है? सो यहां वेरी क्लियर कि ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा और जो फायदा है वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब मैं फिर से चेंज कर रहा हूं, एंटायर ब्लॉक, एंटायर शब्द लिख रहा हूं यानी पूरा ब्लॉक, सोल्ड फॉर 90 लैक्स। अब बताइए, अब आप क्या करेंगे? अगर पूरा ब्लॉक 90 लैक्स में बेचते तो क्या होता? बताएं फटाफट से। बिल्कुल सही जवाब आया तुम सबका। बस इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे। दस लाख और इसको हम बोल देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और बताइए, ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा? नो सर। नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल ठीक। सो बताइए, यहां तक कॉन्सेप्ट सबको एकदम क्लियर है? फटाफट लिखा कीजिए ताकि हमारा टाइम बचे। एकदम क्लियर है यहां तक सबको? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बस अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाना शुरू करता हूं, जो आपके एग्जाम में आता है, जो आपको थोड़ा परेशान करके जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए, मैं अब सीधी बुक पे जा रहा हूं अपनी। देखिए, बुक में ये एक थ्योरी है, मैं कहूंगा आपसे एक बार आप पढ़ें जरा, और फिर मैं आपके साथ इसे डिस्कस करूंगा। बस इतना सा पढ़ना है आपने, इतना सा, और मैं थोड़ा ना इसे जूम कर देता हूं आपके लिए, है ना? बस पढ़िए आप लोग, सिर्फ इतना पढ़ना है आप, सिर्फ इतना। पेज नंबर है मेरी बुक का ये 75, 75 पेज है। केवल ये फर्स्ट पैरा पढ़ना है, दूसरा मत पढ़ना। देखिए साहब, यहां पर ये कहा है कि अगर आपने कोई एसेट परचेज की है और वो अगर परचेज वाले ईयर में पुट टू यूज है, तो पुट टू यूज की डेट से 31 मार्च तक का दिन देखने हमें कितने दिन है। अगर वो 180 दिन से कम यूज हुई है, तो जो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन है उसका आधा लगेगा, और 180 दिन या उससे ऊपर है तो पूरा लगेगा। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है? 180 दिन से कम शब्द है यहां पर, इसका मतलब 180 डेज और मोर फुल डेप्रिशिएशन। लेस देन 180 डेज है तो जितना डेप्रिशिएशन है उसका आधा रेट लगेगा, 10% और 5% लगेगा। चलिए सर, अब मेरे साथ साथ आप लोग पहले एक सवाल लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालें, लेस देन 180 डेज कॉन्सेप्ट।
लेस देन 180 डेज कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन लिखना शुरू करें। ए ब्लॉक ऑफ असेट having assets A, B, C and D, whose opening WDV is rupees 70 lakhs, and asset E is purchased during the purchased on 1st July 2020 of rupees 30 lakhs and put to use on 1st December 2020. An asset is also sold for rupees 20 lakhs during the previous year. अब जो असेट बिकी उसकी डेट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बस बिकनी है क्योंकि डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ पुट टू यूज का तो इस्तेमाल है, डेट ऑफ सेल का कोई यूज नहीं है, बस ड्यूरिंग द ईयर किसी भी डेट को बेच रहे हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, कंप्यूट क्लोजिंग WT, कंप्यूट क्लोजिंग WT। सवाल लिख लिया हो तो अपने आप ट्राई करो, 2 मिनट में फिर मैं करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा आपको। फटाफट अपने आप निकालो और आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है आपके हिसाब से। प्रियांशी, दिस इज रॉन्ग आंसर। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं, मेरे से मैच कीजिए अपना आंसर आप। देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, इसमें अलग अलग कर लेंगे, न्यू कितनी है और ओल्ड कितनी है। देखिए 80 लैक्स में सबसे पहले न्यू को अलग कीजिए, क्योंकि हम ये मानते हैं फीफो बिकी होगी, पहली वाली बिकी होगी, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको अलग किया और ये आया आपका 30 लैक्स। अब 80 में से 30 न्यू है तो अपने आप ओल्ड कितनी बची, 50 लैक्स। अच्छा जरा देखिए, खरीदा इस डेट को, पुट्टी इस डेट को, तो यहां से 31 मार्च तक दिन काउंट किए तो 180 दिन से कम बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे लेसन मैनी डेज वाला। अच्छा मान लो ये पुट टू यूज की डेट नहीं दे रखी होती तो क्या करते जरा बताना, फिर ये लेसन मैनी डेज होता है या नहीं होता। डेट ऑफ परचेज को ही हम क्या मान लेते हैं फिर, पुट टू यूज, और उस स्थिति में फिर यहां से अगर हम 31 मार्च तक जाते तो हमारा 180 डेज नहीं बैठता, तो फिर हम उसे पूरा डेफिनेशन लगाते। अब देखिए अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, पुराने पर 10% पूरा और नए पर 5%। यहां हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, लेस देन 180 डेज और 180 डेज एंड मोर। तो बताइए कितना आ रहा है, 1.5 लाख।
और ये आ रहा है 5 लाख, दोनों को लेस कर दीजिए, क्लोजिंग WDV आ गई आपकी 73.5। तो बताइए ये समझ आया जो मैंने ये कराया आपको? चलिए अब मैं थोड़ा सा फैक्ट चेंज करके एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करिए आप। यही असेट 20 लाख की ना बिक के 50 लाख की बिकती तो क्या होता? करके फटाफट दो, आंसर क्या आ रहा है? 50 लाख की बिकती तो क्या होता? देखिए अगर 50 में बिकता तो क्या होता? यहां मैं 50 कर देता, ये बचता 50, और 50 में 30 नहीं हुई तो ओल्ड कितना 20, 20 पे 10% 2 लाख, और ये तो 1.5 लाख है ही, तो ये सब लेस करके आपका बनता 4650 लाख। मतलब 50 में 30 तो नया, 20 पुराना, 20 पुराने पे 10% से 2 लाख, ये 2 लाख आ गया, और 1.5 लाख तो एज इट इज है ही यहाँ वाला, दोनों घटाए तो 46.5। ठीक है जी, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज, कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं थोड़ा और टेक्निकल करूंगा ऐसे। सर ये पूछना था कि सर जैसे हम जब यूज पर लगाते हैं तभी हम डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर देते हैं ना? बिल्कुल। लेकिन सर ऐसे अगर हमें ये लिखा हुआ कि हमने परचेज इस दिन, ये लिखा हुआ कि डेट ऑफ द इंस्टॉलेशन। ठीक है, आप देखिए सीधी सी बात है, पुट टू यूज का जो भी आपको हिंट मिल रहा है वो डेट ले लीजिए आप, सिंपल सी बात है, जो भी हिंट आपको मिल रहा है। ओके, मतलब कि सर अगर इंस्टॉलेशन की डेट लिखी है तो बिल्कुल, हम उसी रेडी को टू ले यूज है लेंगे। तो भी ले लीजिए। ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए अब एक सवाल मैं फिर दे रहा हूं, सब लोग बताएंगे। अब ये मैं बिकवा रहा हूं 80 लैक्स में, 80 लैक्स में बेचा है, फटाफट आंसर बताओ। बिल्कुल एकदम सही आ रहा है आप लोगों का, ये देखिए 70 लैक्स, एक्चुअल कॉस्ट 30 लैक्स, 100 लैक्स, मनीज पेबल 80 लैक्स, 20 लैक्स बचा। अब बात आती है सर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इस 20 लाख में नई 30 लाख की एसेट थी तो 10 भी बिक गई, तो 20 लाख नहीं बची, और नहीं बची तो सीधा 5% 20 लाख का ये हुआ 19 लाख आपका क्लोजिंग WDV। क्लियर? चलिए अब ऐसे ही जवाब दीजिए, अगर ये एक असेट 110 लाख की बिकी होती तो क्या करते? 110 की, 110 लाख की एक असेट, कैपिटल गेन, 10 लाख शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म कैपिटल कैपिटल गेन, यस सर। और ब्लॉक एग्जिस्ट एट नील वैल्यू, जो कि एक ही बिकी है। लेकिन अगर सारा ब्लॉक तो सर ब्लॉक डज नॉट एग्जिस्ट और 10 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल। बिल्कुल ठीक, अच्छा सारा ब्लॉक 90 लाख का बेचते तो
कैपिटल लॉस कह देते सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉस हाँ 10 लाख का। अब बताइए एकदम कॉन्सेप्ट समझ आ गया? Yes, sir. एक क्वेश्चन दूं एग्जाम में आया हुआ, फटाफट करके दिखाओगे? रवि, लेस देन 180 डेज था इसलिए लगाया है हमने, इसलिए ये 5% लगाया है। लेस देन 180 डेज थी असेट, और ये माना है कि यही वाली बची फीफो के हिसाब से चलेंगे तो नई वाली बची होगी ना, और नई वाली भी बीसी की बची केवल, इसलिए ऐसा हो रहा है। राइट रवि? अभिषेक कुछ नहीं था, अगर ये 110 लाख की बिकेगी एक असेट, तो हम 100 से 100 ये नील कर देंगे, सब नील हो जाएगा। 10 लाख फायदा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और चूंकि एक ही असेट बिकी है इसलिए हम कहेंगे ब्लॉक एग्जिस्ट एट नील वैल्यू, मतलब 4 असेट बची हुई है लेकिन नील वैल्यू पर। लेकिन अगर सारा ब्लॉक बेच देते तो फिर ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करता, है ना? तो अगर सारा ब्लॉक 110 का बेचते तो 10 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके सर, अगर सारा ब्लॉक 90 का बेचते तो बताइए 100 लाख की चीज है, 90 की बिक रही है तो 10 का लॉस हो गया। लॉस हो गया तो 10 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। आयुष, पुट टू यूज वाली डेट चेक करनी है क्या? बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। अगर क्वेश्चन में पुट टू यूज दिया है तो यहीं से हमने टाइम पीरियड काउंट करना है 31 मार्च 21 तक, ईयर एंड तक। अब यहां से काउंट करूंगा तो देखिए 31 डेज दिसंबर हो गए, जनवरी, फरवरी और मार्च। 31, 31, 28, 31 ये जोड़ दिए तो आप देखेंगे कि ये दिन 180 दिन से कम है, इसलिए लेस देन 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट लग गया। चलिए एक सवाल दे रहा हूं, आप प्लीज फास्ट करके सर दिखाइए। अगर 70 लाख वाली प्रॉपर्टी जो एसेट है वो 80 लाख में सेल हुई होती तो? नहीं नहीं नहीं, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए एक बात अच्छी तरीके से, कि अगर असेट मतलब खरीद लेते हैं तो ब्लॉक में चली जाती है, तो फिर उस केस में उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कुछ भी नहीं बचती, और जब इंडिविजुअल आइडेंटिटी कुछ नहीं बच रही तो फिर हम ये नहीं कर सकते कि 70 वाली 80 में बिकी होती है 30 वाली 40 में, नहीं। हर केस में आपको यही करना है, क्योंकि ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट आपको यही करने के लिए कहता है। क्योंकि आप अलग अलग असेट में जाएंगे, अलग अलग कैपिटल गेन निकालेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर से वही दिक्कत आ जाएगी जो गवर्नमेंट को पहले दिक्कत होती थी। तो फायदा ही क्या फिर ब्लॉक ऑफ असेट का? राइट अभिषेक? चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई करें फटाफट, बहुत जल्दी खत्म करना है इस वाले सवाल को आप, इस वाले एन इंडस्ट्री वाला, फटाफट करके दिखाइए। इधर आप कीजिए, इधर मैं कर रहा हूं, ताकि सॉल्यूशन तुरंत आपको मिल जाए, ठीक है ना? फटाफट कीजिए आप।
क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बता दीजिएगा, डन सर लिख दीजिएगा, डन सर, ताकि फिर मैं डिस्कस करना शुरू करूं आपके साथ। चलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, देखिएगा प्लीज। ये सॉल्व किया है मैंने। देखिए ओपनिंग WDB मैंने लिखी सबकी, फिर जो 180 दिन या उससे ऊपर जो हमने खरीदी वो डाली, और जो 180 दिन या उससे कम है वो डाल दी। यहां तक बताओ एकदम क्लियर है या नहीं प्लीज। परचेज करने के बाद मैंने ऐसा किया। इज इट क्लियर यहां तक? चलिए अब देखिए, एक असेट थी 150 लाख की, डैमेज हुई, और क्या मिला हमें? हमें मिला इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस भी मनीपुलेबल, यानी ऐसे मान लेंगे ऐसे हमने इंश्योरेंस कंपनी को बेच दिया, वो भी यहां डाल देंगे। और ये हमने बेची है इसलिए यहां डाल रहे हैं। अब एक स्टूडेंट का सवाल आया है कि यहां पर आपने 18 लाख क्यों नहीं लिया, 15 लाख क्यों लिया है, 3 लाख आपने क्यों लेस किया? कौन बताएगा? मैंने 3 लाख क्यों हटा दिया है? सर लैंड थी सर। लैंड थी, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता जी, इसलिए 18 में से 3 हटा दिया हमने, लैंड 15 लाख रह गया, बिल्डिंग पर हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं। चलिए साहब, ये इंश्योरेंस का पैसा लेस के सेल, अब ये बच गया आपका। बस अब हमने क्या करना है, इस 30 लाख में 4 लाख आपका क्या था, लेस देन 180 डेज। इस 4 लाख पे मैंने चूंकि 15% और 7.5% लगाया, 30,000, और 30 लाख में 4 लाख अगर लेस देन 180 डेज था तो 26 लाख हो गया, 180 डेज और मोर, उस पर मैंने लगाया 15%, तो ये मेरा डेप्रिसिएशन आ गया 4,20,000। सेम कॉन्सेप्ट यहां 15 लाख लेस देन 180 डेज, 5% लगाना होगा आधा, तो 75,000। अब 40 लाख में 15 लाख नया था, लेस देन 180 डेज था, तो 25 क्या हो गया, मोर देन 180 डेज, उस पर मैंने पूरा लगा दिया। और ये इसमें बेचने के बाद देखिए हमने कोई लेस देन 180 डेज है ही नहीं, मोर देन है, तो सीधा उठा के पूरा रेट 25%। तो इस प्रकार से मेरा ये क्वेश्चन हुआ। आप इसे क्लिक कर लीजिए, एक बार क्लिक कर लीजिए इसको। सर एक बार ना प्लांट और मशीनरी वाला ना इंश्योरेंस वाला पार्ट बता दीजिए बता दोबारा। देता हूं मैं अभी, इससे पहले क्लिक कर लो, फिर मैं सीधे क्वेश्चन पे आ रहा हूं, या कॉपी कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं अभिषेक, अभी दिखा रहा हूं। देखिए ये था क्वेश्चन, ए मशीन एक्वायर्ड इन जुलाई 20, ओरिजिनल कॉस्ट 150। अब देखिए जब ये खरीदी थी ब्लॉक में ऐड हो गई होगी, हाँ जी बिल्कुल हो गई होगी। अब मैंने आपको क्या बोला, जब एक बार असेट ब्लॉक में चलेगी तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी फिनिश। तो बस कॉस्ट जुड़ी इतनी। अब जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हुआ केवल बस वो हम मान लेंगे कि 50,000 हमें मिला, और इसे ऐसे मान लीजिए जैसे हमने इंश्योरेंस कंपनी को बेच दिया तो 50,000 रुपए वो लेस कर दीजिए। बताइए समझ आया? लेकिन सर ये वाली मशीनरी हमने जुलाई में खरीदी है,
जी जी तो सर हमने मतलब कि इंक्लूड क्यों नहीं करा आरुषि इसको? आरुषि सारे क्वेश्चन का जवाब एक ही है, और वो ये है कि एक बार एसेट ब्लॉक में चली गई, आप भूल जाइए कि वो इंडिविजुअल एसेट आया समझ। ओके सर, ठीक है हाँ, सर। ये जान के एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि आपको कंफ्यूज कर दे, परेशान कर दे। सो ये 50,000 अभिषेक हमने ये लेस किया है, ये वाला इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम मिला है, ये वाला। अभी 8 पोजीशन आई है पूजा की तरफ से इसमें कैंसर को देने के लिए, लेकिन अभी पागल हो गई है क्या? तो कह रही है मतलब नहीं कर रही। एकता आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। चलिए साहब, अब हम क्या करेंगे, अब मैं एक बात करूंगा आपके साथ, मैं आपसे कहूंगा एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से पढ़िए। आप जानते हैं इतने क्वेश्चन करने के बावजूद भी एग्जाम में गलती होने की पूरी संभावना, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो मैंने खास करके सीएमए के स्टूडेंट के साथ देखा है, वो बस वही कहते रहते हैं, सर हम तो सीएमए की बुक से, सीएमए के यहाँ से और सीएमए के वहां से, सर अब सीएमए करेंगे। दोस्त क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कई बार क्या होता है, हमारी बुक में केवल थ्योरी लिखी होती है, और एग्जामिनर इतना कलाकार होता है कि वो इतनी सी थ्योरी पर आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के दे देगा, और मैं गारंटी देता हूं आप गलती कर दोगे। सो हमेशा स्टडी लॉजिकल करनी है, रटने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट में हर चीज का लॉजिक लगाइए, आप लॉजिक से समझिए, और जिस दिन लॉजिक क्लियर हो जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं सीएमए ऐसे आराम आराम से आपका पास होगा। और अगर आप लॉजिक से नहीं पढ़ेंगे तो इंटर तो हो जाएगा शायद रटने से, तो फाइनल कभी नहीं होगा, फाइनल में आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। राइट, सो इसको ध्यान से पढ़िए। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। देखिए इतने क्वेश्चन करा दीजिए, फिर भी देखिए आप गलत जवाब देने की संभावना होगी आपकी। मैं देखता हूं, पढ़िए से। अरुण, कौन सा डाउट है आपका? अभिषेक, ये तो यहाँ लिखा हुआ है। अब मेरा सवाल, आप रेडी हैं सब लोग मेरे क्वेश्चन सुनने के लिए जो मैं पूछना चाहता हूं? आर यू रेडी? यस सर। चलिए, मेरा सवाल ये है, मैं लिख के आपको दे रहा हूं ताकि आप गलत ना समझें। देखो जी, मैं लिख के दे रहा हूं। मैंने असेट परचेज की 1 जुलाई 2020 को, और ये असेट पुट टू यूज हो रही है 31 मार्च 2022 को। ध्यान से देख लेना मेरी डेट, इस डेट को मैंने परचेज किया, इस डेट को पुट टू यूज किया। अब डेप्रिसिएशन निश्चित तौर पर जब हम यूज करते हैं तभी आपका वो आएगा, क्या नाम है, डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मेरा सवाल यह है कि मैंने खरीदा कौन से ईयर में था, वो प्रीवियस ईयर था 2020 और 21, और मैंने पुट टू यूज किया वो ईयर कौन था 2021-22। माय क्वेश्चन इज कि जो ये मैंने असेट खरीदी इस ईयर में, यूज की इस ईयर में, तो इस ईयर में इस असेट पर मान लो 10% अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो 5% लगेगा या 10% लगेगा? बस मुझे ये जवाब चाहिए, 5% और 10%। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? 5%। अगले साल मैंने लास्ट डे यूज किया है, और मेरा सवाल आपसे यह है कि अगले साल 5% डेप्रिसिएशन लगेगा या 10%? सब लोग फटाफट रिप्लाई करें। 5%। देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया आई, 5% और 10%। द करेक्ट आंसर इज 10%। 10%। कौन रिप्लाई देगा 10% क्यों लगा, जबकि लास्ट डे हुआ है, एक ही दिन यूज हुआ है केवल, लेस देन 180 डेज दिख रहा है साफ, फिर भी आप कह रहे हो 10%, और मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया 10%। रीजन चाहिए क्यों 10%? सर क्योंकि प्रीवियस ईयर का 180 डेज काउंट होना था बस। प्रीवियस ईयर का 180 डेज काउंट होना था। बिल्कुल। और देखिए ध्यान से देखिएगा, हर शब्द का मतलब होता है
अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, वेयर एनी असेट फॉलिंग विद इन ए ब्लॉक ऑफ असेट इज एक्वायर्ड बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड put to use for the purpose of business profession for a period of less than 180 days in that previous year. यानी जिस ईयर में असेट खरीदी अगर उसी ईयर में पुट टू यूज है तो मुझे 180 डेज फॉलो करना है। अगर ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ पुट टू यूज सेम नहीं है तो फिर ये असेट जब भी यूज होगी डेप्रिसिएशन तो उसी ईयर से मिलेगा जिस ईयर में पुट टू यूज हो रहा है। अगर ये ईयर सेम नहीं है तो फिर पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा। तो आपको एक बात समझ आ गई होगी कि भैया लॉ को सिर्फ पढ़ के एग्जाम में नहीं जा सकते, बहुत लॉजिकल समझ के जाना होता है। एग्जामिनर जरा सा चाहेगा वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ। तो देखिए बहुत सारों ने 5% लिखा था और 5% लिखने से उन सबका आंसर गलत हो जाता, राइट। तो मैं फिर बोल रहा हूं, जिस ईयर में आपने असेट खरीदी अगर उसी ईयर में पुट टू यूज है तो 180 डेज कॉन्सेप्ट देखना है, आधा डेप्रिसिएशन लगाना है। लेकिन ईयर ऑफ परचेज और ईयर ऑफ पुट टू यूज अगर सेम नहीं है, ईयर ऑफ पुट टू यूज और ईयर ऑफ परचेज अलग अलग हैं, तो फिर हम डेप्रिसिएशन तो ईयर ऑफ पुट टू यूज में ही लगाते हैं। फिर उस केस में चाहे हमने एक ही दिन एसेट यूज की, हमें डेप्रिसिएशन जो मिलेगा वो पूरा मिलेगा। ठीक है, तो बताइए समझ आया? यस सर। चलिए अब छोटी सी एक दो बातें हो रही हैं वो भी खत्म करता हूं ताकि ये काफी हद तक खत्म हो। अगर हम कार इंपोर्ट करते हैं तो ये लॉ पहले था 28 फरवरी 1975 और 1 अप्रैल 2001 के बीच, कि अगर आप कोई कार इंपोर्ट करेंगे तो अगर आप टैक्स के रूप में चलाएंगे इंडिया में या इंडिया से बाहर आप बिजनेस करते हैं तो निश्चित तौर पर बाहर आपको बाहर की कार चाहिए। और चूंकि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो बाहर वाली इनकम पे इंडिया में टैक्स लगता है, तो गवर्नमेंट कह रही है उस डेप्रिसिएशन को भी हम तभी अलाउ करते हैं। यानी केवल 2 डेप्रिसिएशन मिलते थे इन डेट्स के बीच, अगर हमने कार इंपोर्ट करके इंडिया में टैक्स के रूप में चलाई है या हमारी कार बाहर यूज हो रही है क्योंकि हमें बाहर बिजनेस में कार चाहिए तो हमने वहीं खरीद ली वहीं यूज की, और चूंकि उस इनकम पे इंडिया में टैक्स लग रहा है क्योंकि हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो ये 2 मिलती थी। पर 1 अप्रैल 2001 के बाद अगर आप कोई कार इंपोर्ट करते हैं, आज जो लॉ है वो बता रहा हूं सीधा, 1/4/2001 या उसके बाद कोई कार इंपोर्ट करते हैं तो आपको बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज करते हैं तो आपको पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसके बाद एक बात हो रहा है बस, वो भी मैं अभी करा दूं ताकि ये वाले कॉन्सेप्ट खत्म। देखिए मेरी मान लो असेट है और वो असेट मान लीजिए टी, कॉफी और रबर तीनों जगह यूज हो रही है और मेरी एक ही कंपनी है, मैं तीनों बिजनेस कर रहा हूं। तो देखो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ये करना है आपने। देखो जो डेप्रिसिएशन निकल के आया, जैसे मान लो ये 4,20,000 निकल के आया, तो आपकी प्लांट जितने दिन टी वाले जगह टी मैन्युफैक्चरिंग की, जितने दिन रबर, जितने दिन कॉफी, बस ये डेप्रिसिएशन 365 दिन का है, 365 डेज का। तो जितने दिन टी में लगा उतना मल्टीप्लाई कर दो तो टी का डेप्रिसिएशन आ गया, जितने दिन रबड़ में यूज हुआ उतना मल्टीप्लाई कर दो रबड़ का आ गया, और जितने दिन कॉफी में यूज हुआ उतने दिन कॉफी में मल्टीप्लाई कर दो तो कॉफी का आ गया। आई रिपीट, डेप्रिसिएशन पूरा एक साथ निकलेगा और फिर जितने दिन ये प्लांट टी, कॉफी, रबड़ में यूज हुआ उन नंबर ऑफ डेज में इसको डिस्ट्रीब्यूट करके डेप्रिसिएशन अलग अलग कर देंगे। तो बताइए आज की क्लास एकदम समझ आई क्या? पीजीबीपी में अभी भी लग रहा है कि बहुत टफ लगेगा या आज लग रहा है कि हाँ जी थोड़ा सा इजी लगना शुरू हो गया? फटाफट बताएं। सारी क्लास एकदम क्लियर है, सब कुछ समझ आ रहा है? आज तो इजी था। ओके ओके ओके, वेरी गुड। चिंता मत करो, एंड तक इजी लगेगा, टेंशन ना लो। चलिए तो क्लास आप एंजॉय कर रहे हैं, आपको बहुत बढ़िया लग रही है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग चार्ज, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो टेक्निकल टॉपिक्स हैं। मैं पीजीबीपी में सबसे पहले वही लूंगा, वही टॉपिक्स लूंगा जो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। बस मैं सारे वही टॉपिक लूंगा और चिंता मत कीजिए, 100% आपको समझ आएगा। बस एक भी क्लास छोड़नी नहीं है, सारी क्लासेज आपने करनी है। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था योग, मैंने ये कहा था कि डेप्रिसिएशन जैसे मान लो ये आ गया उसका, बस इस डेप्रिसिएशन को नंबर ऑफ डेज, जितने दिन प्लांट टी, कॉफी, रबड़ में यूज हुआ है उन नंबर ऑफ डेज, ये 365 दिन का है तो मान लो 100 दिन यूज हुआ टी में तो 420 डिवाइड बाई 365 इंटू 100, ऐसे कर करके तीनों का अलग अलग निकाल देंगे। हाँ, रिलेशन में कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी गिफ्ट ले सकते हैं, वहां लिमिट कोई नहीं है। लिमिट फ्रेंड्स वगैरह के लिए 50,000 की है, वो मैं आईएएस कराऊंगा, चिंता मत करो, वो भी आपका इजी हो जाएगा। सो हाँ रवि, बिल्कुल आप मनी ले सकते हैं, बिल्कुल आप कितना भी पैसा ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं बताऊंगा आपको, आईयूएस में आएगा जब डिस्कस करूंगा। चलिए तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है।